नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो इसके पहले जो है हमने ऑलरेडी 6 सेट इसके ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो हमने इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और देखिए जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आपके हैं, तो ये तो आप लोग करते ही चलिए। हमने साथ में इसके पहले जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी हमने आपके लिए देखिए वीडियो बना दिया है और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है। तो इनका भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग उसको भी देखते चलिए साथ साथ में। और ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो ये भी आप लोग देखते चलिए। हमारा टारगेट है कि हम लोग जो है अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 के बीच में क्वेश्चन हम लोग एग्जाम से पहले करेंगे, जिससे कि आपको क्या है कि साइंस का जो पूरा जो पोर्शन आपका है वो क्वेश्चन के साथ जो थ्योरी हम लोग उधर तो पढ़ा रहे हैं और उधर क्वेश्चन से भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन आपका है कि डैश आर इनसॉल्युबल फैट्स इन वाटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फैट्स है जो इनसॉल्युबल है वाटर में। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ जैसे रिबोफ्लेविन है, फोलेट है, लिपिड्स और बायोटीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो लिपिड जो होते हैं ये इनसॉल्युबल फैट्स होते हैं वाटर के अंदर में। तो आपको ये याद रखना होगा एज इट इज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द मास ऑफ एन एटम इज द। तो एटम का जो मास होता है वो किसके कारण होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स ही केवल। तो देखिए सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा। जैसे कोई एटम होता है तो आप जानते हैं कि एटम के अंदर में मोस्टली जो स्पेस होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, लेकिन इसके सेंटर में यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो देखिए जो मास जो रहता है किसी भी एटम का, तो वो जो है उसके न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड रहते हैं सारा का सारा। तो जो भी उसके अंदर में जो क्वांटिटी जैसे जो भी रहेंगे पार्टिकल जो रहते हैं उसके अंदर में, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, तो उसी पे जो है मास कंसंट्रेटेड रहती है। तो यहाँ पे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उनकी संख्या कितनी है, तो उसके ऊपर में ये डिपेंड करेगा मास, कोई भी एटम का मास है। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने एक कार्बन एटम का लिया हुआ है। तो कार्बन का जैसे एटॉमिक नंबर इसका होता है 6 होता है इसका। और इसके यदि हम न्यूक्लियस के अंदर में देखेंगे तो इसके अंदर में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो टोटल मिला के यदि हम इसका एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के यदि संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो निकल रहा था उसका एटॉमिक मास। तो इस तरीके से इसका 12 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी किसी भी एटम का आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए कि वेन आयरन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कंबाइन डैश इज फॉर्म्ड। तो देखिए ये एक फिनोमिना आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो उसी को ही जो है इसने यहाँ पे ब्रेक करके आपका दिया हुआ है कि जैसे कोई आयरन है, तो उसको जो हम लोग खुली जगह पे छोड़ देते हैं या फिर कोई भी आयरन आप कहीं पे देखते हैं तो उसमें जंक लग जाती है। तो ये एक फिनोमिना है जैसे जंक लगने का, यानी कि रस्टिंग होने का है। तो इसका राइट आंसर जैसे आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि रस्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। जैसे कोई आयरन है, तो आयरन जैसे आप कहीं बाहर पर रख देते हैं या फिर कोई खिड़की रहता है तो उसमें आयरन रहती है, आप जानते हैं जितने भी आयरन रहते हैं कहीं पे भी, तो वो जो है जब उसके ऊपर वाटर पड़ती है और ऑक्सीजन जो है ये एनवायरनमेंट में ऑलरेडी ये प्रेजेंट रहती है, तो इन तीनों जब आपस में जब ये रिएक्शन करेंगे यानी कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए Fe2O3 की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है रस्टिंग ऑफ आयरन का एक प्रोसेस है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो ये जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही प्रोसेस है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ यहाँ पे होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री वाले क्लास में हमने अच्छे से इसको कवर किया हुआ है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में। तो आप लोग वहाँ से जाके इसको जरूर देख लेना, वहाँ पे आपको जो है सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से जो है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस दोनों एक साथ यहाँ पे हो रही है। और किस तरीके से हो रही है तो ये चीज़ आप लोग वहाँ जब लेक्चर आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द। तो ब्रेन जो है तो वो किससे वो संरक्षित होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कल हो जाएगा, यानी कि जो खोपड़ी है, तो खोपड़ी से ही जो ब्रेन होता है हमारा तो वो प्रोटेक्टेड होता है। तो ब्रेन आप जैसे आप फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर जो हार्ट जो पोर्शन जो रहता है तो उसको हम लोग स्कल बोलते हैं। तो यही जो है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हेन टॉक्सिन लेवल्स गेट हायर इन एच ट्रॉपिक लेवल इट इज कॉल्ड।
तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस आपसे पूछा गया हुआ है कि जब टॉक्सिन लेवल जो रहता है तो वो जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल में अगर वो हायर होता जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको देखिए बोला है बायो एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। तो ये आपको सिंपली याद ही रखना का ये टर्म ही है कि जैसे कोई भी ट्रॉपिक लेवल है उसमें जो है अगर टॉक्सिन लेवल में अगर उसमें हायर होते रहती है एक हर एक ट्रॉपिक लेवल में, तो वो डायरेक्टली उस टर्म को बोलते हैं हम लोग बायो एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब ही होता है कि उसमें इंक्रीमेंट होना है या फिर उसमें जो है बढ़ावा होना या फिर उसमें इंक्रीज होना। तो इस तरीके से थोड़ा-सा आप इसको जो है यहाँ पे टर्म से भी आप याद कर सकते हैं देखने के बाद जो आपका एम्प्लीफिकेशन इसमें लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि स्टार्स शाइन बाय बर्निंग हाइड्रोजन इनटू। तो स्टार जो है वो किस तरीके से शाइन करता है? तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस फिनोमिना होती है सन के अंदर में वहाँ पे जैसे हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होती है, तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन है तो ये हीलियम में कन्वर्ट होती है और उसी के चलते जो है ये शाइन करती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज। यानी कि जो हमारे जो सौरमंडल है तो उसमें जो सबसे तेज जो कतई करता है यानी कि जो स्पिन करता है तो सबसे स्पिनिंग प्लैनेट कौन सा है? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा जुपिटर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। देखिए जुपिटर का जो रोटेशन स्पीड होता है तो ये इतना फास्ट होता है कि ये जो है अपना जो पूरा एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है तो वो 10 आवर्स में ही अपना ये कंप्लीट कर लेता है, जो कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में तो उन सभी से ये सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से जुपिटर जो है यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है पूरे दिन का। अब जैसे आप अर्थ का आप जानते हैं कि ये 24 आवर्स लेता है पूरे रोटेशन को कंप्लीट करने में, तो जुपिटर जो मात्र 10 आवर्स में ही अपना जो है ये रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये इस तरीके से सोलर सिस्टम का ये सबसे जो है फास्टेस्ट स्पिनिंग स्पिनिंग प्लैनेट है। और इसके पहले भी देखिए जुपिटर जो था ये जैसे डिस्कवरी से पहले इसके पास सबसे ज़्यादा मून्स भी यहीं पे हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे जो सैटर्न है तो इसमें जो है 20 नए मून्स की डिस्कवरी की गई थी, जो कि पहले 62 था इसके पास नंबर। लेकिन अब जो है 20 नए मून्स की डिस्कवरी होने के चलते इसके चलते क्या हुआ कि अब जो है ये सबसे लार्जेस्ट बन गया है विथ कंपैरिजन टू मून्स की बात करें तो सैटर्न आपको जैसे कि ये नंबर ऑफ मून्स के नेचुरल सैटेलाइट पे या मून्स के कंपैरिजन बात करें तो ये सबसे नंबर 1 पे है अभी। और दूसरे नंबर पे आएगा आपका फिर जुपिटर होगा। जुपिटर पहले ये नंबर 1 पे था। यहाँ पे टोटल जो है 79 अप्रोक्सीमेटली ये मून्स थे, लेकिन अब क्या है अब क्या है कि सैटर्न बन चुका है। तो ये भी फैक्ट आप लोग इसको याद रखते चलना। और ये सारा फैक्ट देखिए हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में हमने आपको बताया हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फोर्स विच इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के चलते जो फोर्स क्रिएट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी फोर्स आपको जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, ह्यूमन फोर्स, ये तो कोई फोर्स नहीं होता है। उसके बाद आपका जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया आपका, तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है तो ये एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चलते जो है ये आती है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये, तो ये जब चार्ज जो होते हैं जब वो मोशन में होते हैं तब ये एराइज होगा। अब इसमें देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर में यदि चार्ज होगा तो अगर उन चार्ज का जो डायरेक्शन अगर देखिए उसमें अगर सेम होगा तो जो मोशन होगा मैग्नेटिक फोर्स का तो उसमें अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यदि उसका जो चार्जेज है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसमें जो होगा उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा दोनों के बीच में। और वहीं पे नेक्स्ट देखिए एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसमें कि मास होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो वो जो है आपस में एक दूसरे पे जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये जो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा दोनों के बीच में। तो वो जो है क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो पुश करने का काम करेगा दूसरे को। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है इंटायर यूनिवर्स में तो सभी के ऊपर भी ये जो है लागू होती है। तो इसी को न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो है ग्रेविटेशन के भी नाम से इसको जाना जाता है। अब उसी तरीके से देखिए मस्कुलर जो फोर्स आपका है तो ये वो फोर्स हो गया कि जो कि हमारे जो भी आर्म्स होते हैं या जो लेग्स होते हैं या फिर जो मसल्स है तो उनके द्वारा जो एक्सर्ट किया जाता है किसी दूसरे बॉडी के ऊपर में, ताकि जो है वहाँ पे कुछ वर्क किया जा सके हमारे मसल्स के द्वारा या हमारे आर्म्स के द्वारा। तो उसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया कि कोई फुटबॉल के यदि हम किक करते हैं तो यहाँ पे हम अपना मसल्स का ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेग्स का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये क्या हो गया एक जैसे मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से
कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो कार को पुश कर रहा है उसको मूव करने के लिए, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से कोई पर्सन है जैसे वेट लिफ्टिंग को उठा रहा है अपने ये हाथों से उठा रहा है इसको, तो ये भी क्या हो रहा है, एक मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। तो इन तीनों जो फोर्सेस आपके हैं, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखना है। इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। अब जैसे मैग्नेटिक फोर्स का ही था, तो मैग्नेटिक फोर्स ये कब आपको एग्जिस्टेंस में आएगा कि जब दो जो चार्ज जो होंगे जब वो मूव करेंगे उस समय ये आपका जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एज ए कंसिक्वेंस के चलते होती है। बट क्वेश्चन में आपको यहाँ से मस्कुलर फोर्स के बारे में पूछा गया था कि जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, तो ये ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा मस्कुलर फोर्स का। फिर नेक्स्ट देखिए कि डैश आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट सराउंड द न्यूक्लियस। तो ये कौन से, जैसे इसमें आपको बताना है कि कौन सा है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है। तो देखिए ये चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने अच्छे से वहाँ भी देखा होगा ये लेक्चर्स में कि जैसे कोई भी एटम है तो एटम के अंदर में मोस्टली जो इसके स्पेस जो होते हैं तो वो एम्प्टी होते हैं, लेकिन उसके जो सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, तो जो न्यूक्लियस है तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसके अंदर में। और मोस्टली जो है जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन इसके बाहर में जो है जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये सराउंड करते हैं न्यूक्लियस के बाहर में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है, जो कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं और ये फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि फायर एक्सटिंग्विशर्स आर फिल्ड विथ डैश गैसेस। तो देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जितने भी होते हैं तो उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें फिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। अब देखिए जो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं उसके अंदर में, ये बहुत बहुत सारे और भी टाइप्स के आते हैं। जैसे कि कुछ आते हैं फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, कुछ CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो इस तरीके से और भी होते हैं जैसे पाउडर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलरली उनको यूज़ कहाँ पे करना है। तो देखिए इसमें CO2 इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग कि आप जानते हैं कि जैसे बर्निंग प्रोसेस के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर उसको जो है काउंटर करने के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है ताकि जो है फायर बुझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें सारे जो है फ़ारेनहाइट में आपका दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको जो है ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में आपको चेंज करना होगा और जो भी इसका वैल्यू आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे आपको कोई भी कन्वर्जन करना होगा आपको, जैसे इसकी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो आप लोग इन फार्मूला का यूज़ करके जो है आप लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे 0 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस में, तो जब आप इस वैल्यू में यहाँ पे 0 डिग्री अगर हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो अगर आपका जैसे कि इसमें आप फॉर्मूला ले लीजिए, इन दोनों कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे यदि हम 0 रखते हैं इसमें, तो आपका जो एफ का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो 32 डिग्री आ जाएगा, जो कि फ़ारेनहाइट में यहाँ पे आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 5 आपका रहता है, तो बस आपको यहाँ पे बस 5 रखना है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी वैल्यू इसका आएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल में आपका ये मिलेगा। तो इस तरीके से कोई भी स्केल में यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसी को मान लीजिए कि केल्विन स्केल में यदि पूछता कि 0 डिग्री बराबर केल्विन में कितना होगा, तो आप लोग जो है इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे दोनों को लेते हुए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा तो यही जो है फार्मूला आपका यूज होगा सभी केसों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय हीटिंग एंड कूलिंग इज। तो ये आपको इसमें प्रोसेस आपको बताना है कि जिसमें जो है हम लोग वाटर को हीटिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसको कूलिंग करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि AU इज द सिंबल फॉर। तो AU जो है ये किसका सिंबल होता है, तो देखिए AU जो है तो ये जो है गोल्ड का ये सिंबल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स हैं आपके, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, और इसके जो एटॉमिक नंबर कितने होते हैं तो आप यहाँ से जो है फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये एटलीस्ट आपको 30 तक तो जो है आपको अच्छे से इसको याद करना ही होगा। तो जिसमें कि आपका यहाँ पे रेंडमली यहाँ पे दिया हुआ है सारे इंपॉर्टेंट चीज़ का 30 तक, तो आपको जो सीरियल वाइज याद तो करना ही, इसके अलावा और भी जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके पूछे जाने की संभावनाएं होते हैं तो वो आपको याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एल्युमिनियम का
इसको जैसे हम लोग सिंबल में एल लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है, उसी तरीके से आर्सेनिक है तो इसको सिंबल एस लिखते हैं हम लोग और एटॉमिक नंबर इसका 33 होता है। उसी तरीके से और भी आपका लिस्ट इसमें दिया हुआ है, तो सारा का आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं, मतलब कि जो इसका एटॉमिक नंबर का ही पूछ लेता है या फिर जो है इसके जो सिंबल होते हैं वो क्या होंगे ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे गोल्ड का आपका इसमें पूछा गया था, तो गोल्ड का देखिए क्या होता है, इसका सिंबल ए ही होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो है तो वो 79 होता है। तो बाकी और भी लिस्ट आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख लेना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज। तो कौन सा डिवाइस है कि जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर 4 हो जाएगा, माइक्रोफोन है राइट आंसर इसका। तो जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं ये एक माइक्रोफोन है और जो माइक्रोफोन हम भी जो यूज़ करते हैं तो वो जो है साउंड वेव्स को वो कैप्चर करेगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं आपके, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो वो जो भी डिवाइसेस होते हैं इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप उन सारे डिवाइस को याद रखना, कोई कौन जैसे कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका और भी ऑप्शन दिया हुआ जैसे ऑडोमीटर है, तो ऑडोमीटर जो है तो ये जो व्हीकल्स होते हैं, तो जो व्हील्स में देखिए वहाँ पे एक ऑडोमीटर लगा रहता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है कितना जो है वो रोटेशन किया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका इसमें रिफ्रैक्टोमीटर है, तो रिफ्रैक्टोमीटर जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोप दिया आपका, तो स्पेक्ट्रोस्कोप जो है तो ये कलर के प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग इन सभी को याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि डैश इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा एक जो है यूनिट है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है एम्पियर, केल्विन, हेक्टोपास्कल और पाउंड है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, हेक्टोपास्कल। तो जो हेक्टोपास्कल है तो ये एक यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेशर आता है उसको हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं हम लोग, लेकिन जो हेक्टोपास्कल है तो देखिए जो पास हेक्टोपास्कल आपका होता है 1 हेक्टोपास्कल, तो ये 100 पास्कल के बराबर होता है या फिर ये 1 मिलीबार के बराबर होता है। तो ये भी जो है यूनिट जो कन्वर्जन में आप लोग ये भी याद रखना कि हेक्टोपास्कल यदि उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका 100 पास्कल के बराबर आता है। इसके अलावा जैसे एम्पियर आपका इसमें दिया हुआ है, तो एम्पियर जो है तो ये करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट आपका हो गया, जैसे करंट का यूनिट हो गया ये। उसी तरीके से केल्विन है तो ये टेम्परेचर का यूनिट है। और बाकी जो पाउंड आपका है तो ये वेट या मास का जो मेजर करते हैं हम लोग उसका एक यूनिट है ये। तो इस तरीके से जितने भी आपके यूनिट्स होते हैं ये मेजरमेंट्स या फिर जो यूनिट्स है तो इन सभी को हम लोग फिजिक्स वाले जो पोर्शन जब कवर करेंगे तो उसमें ये सारा चीज़ आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो 7वें नंबर का जो सेट था इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से जो सेट आपका है एग्जाम तक चलता रहेगा। हमारा टारगेट है कि आपको जो है एटलीस्ट 500 से क्वेश्चन और 600 के आसपास क्वेश्चन कराए आपका, जिससे कि आपका तैयारी हो जाए आपका थ्योरी के साथ साथ में। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।